और नितिन गडकरी को यदि ये प्रधानमंत्री बना देते तो भाजपा की ये दुर्गत नहीं होती। ये दुर्गत टू मैन पार्टी, मतलब अमित शाह मोदी, रंगा बिल्ला पार्टी एंड गुजराती लालवी पार्टी, नो भाजपा। भाजपा फिनिश। लोग कहते हैं भाजपा का लोकतांत्रिक माहौल अब गड़बड़ हो गया है। खत्म इसलिए हो गए। राजनारायण जी को देख लीजिए, नितिन गडकरी टू मैन पार्टी, रंगा बिल्ला पार्टी, गुजराती लालवी पार्टी। और आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, मोहन ठाकुर की बकायदी इसलिए खत्म हो गई कि उनको पेटी ठीका पे काम करना है तो करना है नहीं, मेन हेड तो। दोस्तों नमस्कार, आलोक त्रिपाठी शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण केवल बचा है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। हमारे बीच इलाहाबाद के सामाजिक चिंतक, समाज सेवी राघवेंद्र पारदर्शी जी हैं। तो सर पहले अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम डॉक्टर राघवेंद्र पारदर्शी जी है। मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ और होम्योपैथिक का फिजिशियन। और सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हैं। राजनीतिक तौर पर सोशोलॉजिस्ट की भूमिका भी इनकी रहती है। तो आज हम लोकसभा चुनाव के बारे में सर बात करेंगे। पहला तो सवाल ये है सर, हाँ सर, कि 6 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। ठीक। प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया है कि अब की बार 400 पार, जी। जबकि इंडिया गठबंधन से कल राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली बनारस में थी। अपार जनसैलाब था जी। और अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने ये कहा, खासकर राहुल गांधी ने इस बात पर एम्फेसिस किया जी कि 4 जून 2024 को जी प्रधानमंत्री मोदी अब नहीं रहेंगे। जी। क्या कहते हैं आप इस पर? मैं इससे पूरा संतुष्ट हूँ। और पक्ष और विपक्ष को, राजनीति को, सभी को अपना अपना दावा पेश करने का राइट है। उसमें हम मोदी जी को भी कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरा राहुल गांधी का जो ये दावा है, हाँ। कि 4 जून 2024 से हाँ। मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, हाँ, आप क्या सोचते हैं इस पर? उनके दावा का मैं समर्थन करता हूँ। क्या आधार है इसके? उसका आधार ये है कि 10 साल के शासनकाल में मोदी जी के किए गए, जो मोदी सरकार के जो कार्य था, उसके आधार पे 2024 का चुनाव जनता वर्सेज मोदी है। अच्छा। इसलिए मोदी की संभावनाएं कहीं कोसों नहीं दिख रही हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि जनता उनके साथ है, उनकी योजनाओं के साथ है। हाँ। कुछ लोग कहते हैं 5 किलो राशन का मामला है, उज्ज्वला गैस योजना का मामला है, और बहुत सारी वेलफेयर स्कीम जो उन्होंने चलाई है। तो जनता के पास क्या वाकई में इसकी काट है? बिल्कुल काट है। जनता किन मुद्दों पर असंतुष्ट है? जनता इनके 10 साल के जनता को जो ठगा है, उन मुद्दों पे जो है जनता इनके विरोध में आ गई। उसको आप कहिए तो मैं बार दर बार बता दूं। हाँ बिल्कुल। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी के नाम पे चुनाव लड़ी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। विपक्षी पार्टियों का सफाया हो गया। 2019 में पुलवामा और बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला था। 2024 का चुनाव मोदी वर्सेस जनता का चुनाव है। 10 वर्ष के मोदी सत्ता में जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया। देश का सारा पैसा चंद पूंजीपतियों को दिया और बचे पैसों से हर जिले में भव्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय। 10 वर्ष के शासनकाल में पढ़ाई, दवाई, महंगाई, बेरोजगारी चरम पर पहुंच गए और ऐसा दुस्साहस किसी सरकार में ने अभी तक नहीं किया। 2014 से 2015 तक भारत की मासूम जनता को आधार लिंक, जनधन खाता और उज्ज्वला गैस जैसी स्कीम में गरीब जनता को इधर उधर उलझाए रहे, जिसके कारण गरीब जनता दोबारा गैस सिलेंडर नहीं भरा पाई। 2016 में नोटबंदी मोदी सरकार का विश्व का सबसे बड़ा घोटाला था। आज जीएसटी लागू किए, अच्छी बात है, लेकिन जीएसटी को बहुत ग्रोन अप कर दिए, जिससे महंगाई दर अपने आप बढ़ गई। अच्छा, मोदी ये कहते हैं कि उन्होंने जीएसटी लागू कर के टैक्स स्लैब एक कर दिया है तो आम जनता को बड़ा फायदा है, ऐसा हाँ। मोदी जी कह रहे हैं। हाँ। और वो कह रहे हैं कि पर मंथ जो उनका टैक्स कलेक्शन है जीएसटी के माध्यम से, वो बहुत ज्यादा हो रहा है, 1.5 लाख करोड़ 2 लाख करोड़ के आसपास। और 2 लाख करोड़ उनका, आपका कहना सही है। अभी अप्रैल में 2 लाख करोड़ इनकी जीएसटी आई, लेकिन जब मनमोहन सरकार ने 2014 में जो है तो सरकार छोड़ी, हाँ। तो जो है तो 50 लाख करोड़ कर्ज था। और हाँ। मोदी सरकार ने जो तो 10 वर्ष में जितना 75 साल में नहीं, 70 साल में कर्ज नहीं लिया गया, इन्होंने 205 लाख करोड़, मतलब जो है तो 50 प्लस 150 लाख करोड़ 150 लाख 10 साल में। हाँ, 10 साल में इन्होंने लोन ले लिया, और जिसका अधिभार जो है तो जो जनता पे पहले 50,000 था, 1.5 लाख हो गया। अच्छा, इसमें एक सवाल और है सर। हाँ। जब मोदी 2014 में सत्ता में आते हैं जी। तो इन्होंने वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस कम करेंगे जी।
और तब पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस इंटरनेशनल जो कीमत थी जी वो $137 प्रति बैरल थी, जी और आज जो अंतर्राष्ट्रीय कीमत है वो तकरीबन $75-80 प्रति बैरल है। जी मतलब पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है अंतर्राष्ट्रीय तौर जी पर। बिल्कुल अगर सही कह- अंतर्राष्ट्रीय कीमत कम हुई है हाँ तो भारत में भी कम होनी चाहिए। हाँ यानी पेट्रोल का इसका दाम कम होना इसका चाहिए। मतलब यह है कि सरकारी कंपनियों को और फायदा हो रहा है। जी लेकिन एक बात और, जी साउथ चाइना सी एक जगह है, जी। स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जी वहां पे इंडियन ऑयल को वहां खनन करने का एक ठेका मिला था। ठीक लेकिन मोदी सरकार आके उस ठेके को उन्होंने अंबानी को दे दिया। ठीक। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, आपको क्या नहीं लगता कि मोदी सरकार कुछ पूंजीपतियों पर नहीं, ही देखिए, पूरा फोकस कर रही है? हाँ, मोदी सरकार का उद्देश्य है कि ये देश जो है तो चंद पूंजीपतियों के हाथ में चला जाए, और मोदी और हर हिंदुस्तान में हर वर्ग का एक वो है, बिजनेस बनिए बिगड़िए नहीं। तो ये जो है तो जो वैश्य समाज के लोग हैं या बिजनेसमैन हैं, इनको पैसा से प्रेम है, और धरती में इनका प्राण ले लीजिए और कुछ मांग लीजिए, इनको कोई गुरेज नहीं, हाउ टू अर्न मनी। तो भारतीय जनता पार्टी जब तक अटल जी थे, इनका तो नींव ही पूंजीपतियों पे था। नहीं, आप बनियों समाज की बात करें, इसमें एक बात और है जी कि जीएसटी और नोटबंदी के बाद हाँ। जो सबसे ज्यादा प्रभावित तबका है हाँ, वो तो बनिया समाज ही है। बनिया समाज मध्यम वर्गीय, मध्यम वर्गीय, एमएसएमई। अरबपति खरबपति हो गया, हाँ, और करोड़पति लखपति हो गया, और लखपति जो है तो हजारपति हो गया, मझोला बनिया रोड़ा हो गया, और रोड़ा पिस के आटा हो गया। इसको व्याख्यायित करिए थोड़ा। हमरे चुंदई हमरे तेल, यह देखो मोदी का खेल। मोदी की मैथमेटिक्स इतनी तेज है हाँ। कि सब हमारा आपका पूरा माल इन्होंने ले करके चंद 20-22 धन्ना सेठों को दे दिए, और जो पैसा बचा इनके पास वो हर जिले वाइज इन्होंने अपना कार्यालय जो है तो बना लिया। अच्छा, मोदी जी का ये भी दावा है कि भारत में 2014 के बाद हाँ राम राज्य आ गया, हाँ राम मंदिर बन गया फैजाबाद में, अयोध्या में। तो एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की हाँ। एक अलग बताते हैं मोदी जी राम राज और राम नहीं लाए। एक राम जवधेश कुमारा, ताकर चरित विदित संसारा, और नारी विराह दुख भयउ अपारा, भयउ रोष जिम रावण मारा। और एक राम दशरथ के बेटे, एक राम, राम वो जिसका मर्म न जाने जाए, अर्थात परमात्मा। इन्होंने राम की इतनी मार्केटिंग कर लिया कि अब राम का और मोदी का कोई नाम सुनने के लिए तैयार नहीं। में तो कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को क्या ला सकते हैं, ये तो महामानव भी अपने को बताते हैं, विष्णु का अवतार बताते हैं। तो आपका मुंह बना है, कुछ भी बोलिए, लोकतंत्र में कोई रोक टोक है क्या? ये कल परसों प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, हाँ मुझे भगवान ने भेजा है। हाँ, तो हाँ, ये प्रकृति जनित है, और स्पेशल कोटे में जो है तो चंद्रयान से उतर के आए हैं। सही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या मानते हैं 14 के बाद भारत में क्या बदलाव हुआ? 14 के बाद जो है तो अगर रामचरितमानस को देखिए तो कालिनाय नाम का एक राक्षस पैदा हुआ था। हाँ। काले ने मजिम रावण राहु, और इस्लाम धर्म के हिसाब से उसको कनवा जज्जाल कहते हैं। अच्छा। तो मोदी जी वही है। 2014 में जब आए तो 2 साल 14-15 तो जनता को आधार लिंक, जनधन खाता और गरीबों को उज्ज्वला गैस पे भटकाए रहे। तब तक अपना 2 साल में इन्होंने काम कर लिया, और 2016 में नोटबंदी करके ये मोदी की सरकार का सबसे बड़ा विश्व का घोटाला था, और वो पैसा लूट करके अपने चंद्र पूंजीपतियों को दे दिए, और 15 लाख करोड़ एनपीए चंद्र पूंजीपतियों को वो कर दिए, जबकि भारत के किसान का 2 लाख करोड़ कर्जा है उसको माफ नहीं किए, और 6,000 रुपए सालाना जो है किसान निधि दे के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 10 साल में कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं हिंदुस्तान 10 साल में अगर आपको बेवकूफों को ये लगता है कि रोड चौड़ी हो गई है, विकास हो गया है, तो 50 लाख के जगह 205 लाख करोड़ हो गया। तो मोदी के पास कहीं नोट की फैक्ट्री नहीं लगी है। विश्व बैंक से इन्होंने इतना धन लूट लिया है, मतलब उधार ले लिया है, कि जितना इनको जीएसटी आ रही है उसका 60% जो है अभी इनका ब्याज में चला जाता है। 2027 तक इनकी पूरी जीएसटी ब्याज में चली जाएगी, और लंका और पाकिस्तान से बुरी दशा भारत की होने वाली है। और गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जय श्री राम। तो मतलब आपका कुल मिला के ये कहना है कि मोदी सरकार ने भारत को आर्थिक तौर पर खतरे में डाल दिया? नहीं, आर्थिक तौर से खोखला कर डाला, और ये जो है तो लूट लाट के जो है सब अपने चंद लोगों को दे दिया, और कहा कि देखो भाई नंगी झोरी ले लो, हमारे पास कुछ नहीं है, सब अदर पार्टी चोर हैं, हम जो है तो डाकू होते हुए शराफत अली। अच्छा, सामाजिक तौर पर क्या देखते हैं भारत में क्या बदलाव हुए मोदी के आने के बाद? मोदी के आने से 2 बात हुआ कि जब से सृष्टि कायम हुई, ब्राह्मण का वर्चस्व था, तो मोदी जी ने ब्राह्मणों पे ऐसा नकेल लगाया
कि वो अपना खाएं और एक कोने रहें, इधर उधर की जो है तो हवा पानी ना गांठें। नहीं, सामाजिक तौर पर कुछ लोग ये कहते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद भारत में इंटॉलरेंस बढ़ा है, असहिष्णुता बढ़ी है, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल बढ़ी है। हिंदू मुस्लिम में हाँ खाई बहुत बड़ी है। और इन्होंने दूसरा इलाज जो है तो मुसलमानों किया। मुसलमान तो एक बहाना है। और बैकवर्ड एससी संघ प्रमुख भागवत जी बहुत बाखूबी जानते हैं कि अगर आपकी जो है तो नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो देश के अंदर गृह युद्ध हो जाएगा और बहुत कत्लेआम हो जाएगा। इसलिए मैं अंदर खाने की बात आपको बताना चाहता हूँ कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ये नहीं चाहते कि मोदी अब प्रधानमंत्री बने। आपने आरएसएस की बात की, तो एक आरएसएस के संदर्भ में जेपी नड्डा का एक बयान आया था। हाँ बीजेपी के अध्यक्ष हैं जी 2-3 दिन पहले का बयान जी। है। पत्रकार ने उनसे पूछा कि आरएसएस की क्या भूमिका है बीजेपी में। जी उन्होंने कहा बीजेपी को अब आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। हाँ इसको कैसे देखते हैं? क्या आरएसएस और बीजेपी में कोई क्लैश चल रहा है? नहीं, अहंकार ही अज्ञानता है। मोदी, अमित शाह, नड्डा और स्मृति ईरानी इतनी अहंकार और मद में चूर हैं कि बिना नशे के नशा में रहते हैं। और करही अनीत है भैनाई और ये जई है थोड़े दिन माही। इनका जो कर्म है 10 साल का, इनको अपनी मोदी वर्सेस जनता का चुनाव है और भारत में किसी विपक्ष नेता की हैसियत नहीं जो अमित शाह मोदी के सामने अकेले खड़ा हो सके। अब भी उसकी रूह करवा दी इन्होंने। ईडी सीडी बीडी का मतलब आपको क्या लग रहा है ये इतने मजबूत हैं जनता में या फिर नहीं, ईडी के माध्यम से? इन्होंने सियार होते हुए शेर की खाल पहन करके लोगों को, नेताओं को, सबको ईडी सीडी सीबीआई के इतना डर कर दिया है कि लालू प्रसाद और राहुल और राघवेंद्र पारदर्शी को छोड़ के भारत के सभी विपक्षी नेता की चौक ले रही। किसी की दम खम नहीं तीनों को छोड़ के। अच्छा, एक चीज और पूछना था कि हाँ। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बार बार संविधान की बात कर रहे हैं। हाँ। संविधान अपने हाथ में ले रहे हैं। हाँ। और कह रहे हैं कि संविधान बचाना है। हाँ। तो क्या वाकई में मोदी सरकार में भारत का संविधान खतरे में है? मोदी तो कह रहे हैं कि संविधान का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। आरएसएस का गोलवारकर और जो सारवारकर थे, हाँ। तो उसको जानने के लिए आपको फिर कांग्रेस और अंग्रेज तक चलना पड़ेगा। हाँ। यहाँ के सामंतवादी लोग जो है अंग्रेज को जो है तो इसलिए भगाए कि ओबीसी एसटी के लोग पढ़ लेंगे तो अपना हक हकूक मांगने लगेंगे और इन बैलों को चढ़ा करके अंग्रेजों को भगा दिए। अंग्रेज को भारत में 50 साल और रहना चाहिए था। अगर ओबीसी एससी एसटी का अगर कोई डेवलपमेंट हुआ है तो उसमें 3 लोग पूजनीय है, अंग्रेज, अंबेडकर और बीपी मंडल, जो सामाजिक सिस्टम की लड़ाई लड़े। और अंबेडकर साहब 50 वर्ष इसलिए गायब हो गए कि अंबेडकर साहब को जाटो समाज के लोगों ने हाईजैक कर लिया था। लेकिन मोदी जी कुछ सकारात्मक भी कार्य किए, जैसे हलाला बता करके जो मुसलमान छाती कूट के अंधा होकर धर्म की परिभाषा बताता था, तो मुसलमानों के जीप पे उन्होंने ताला लगा दिया। और जो है तो अंबेडकर साहब अपने से कह गए कि 100 साल बाद धरती का सबसे बड़ा पूजनीय मैं हूँगा। तो जब जाटो एक समाज से जब बहिष्कृत हुए, अंबेडकर तो सारी पार्टियां इस समय अपने हाथ में लेने की कोशिश करती हैं। मोदी, हाँ। हलाला एंड अंबेडकर को अगर नहीं, अंबेडकर का मामला तो यह है कि जब 1990 के बाद से भारत में गठबंधन की राजनीति शुरू हुई, उसके पहले तो कांग्रेस की मोनोपोली थी जी। लेकिन जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई तो अंबेडकर की स्वीकार्यता कई दलों में बढ़ी जी। जैसे कांग्रेस रेशियो नहीं बढ़ी। लेकिन इस चुनाव में आप देखिए, लोकसभा चुनाव में 2014 से मोदी जी ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी लेकर 2014 में जो है मोदी साहब ने इतना शीशा लेदर प्रोपोगंडा कर दिया कि लोगों को मजबूरी में अंबेडकर चालीसा पढ़ना पड़ा। और रही बात अखिलेश जी की, तो अखिलेश जी ठीक ठाक हैं, लेकिन जो है तो 2017 में जो चुनाव हारे उसका मुख्य भूमिका ये थे कि इंदिरा साहिनी बनाम सुप्रीम कोर्ट प्रोन्नति वाला त्रिस्तरीय आरक्षण का फार्मूला था। तो अखिलेश एंड मुलायम सिंह एंड कंपनी को ये लगा कि यादव मुस्लिम कहीं जाएगा नहीं और बाभन का परशुराम का हम फरसा उठा लें तो बाभन और ठाकुरों की ओर से हम सरकार में आ जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने त्रिस्तरीय आरक्षण नहीं लागू किया। तो हम लोग इनका विरोध, प्रोन्नति में आरक्षण भी इन्होंने नहीं लागू किया। तो हमने जो है तो भाजपा को 2017 में सपोर्ट किया और सत्ता में भाजपा आ गई। और इन्होंने एक और प्रोपोगंडा किया कि उत्तर प्रदेश में एक ही जात के हर जगह दरोगा बैठे हुए हैं और शमशान और कब्रिस्तान की बात करने लगे। उसका फायदा मोदी जी को मिल गया और झूठ का पुलिंदा लेकर के सबसे पहले इन्होंने अहिरों का खून पिया बिहार में कि द्वारिकाधीश। उत्ते में यादव खुश हो गए। इसके बाद पटेलों को चूतिया बनाया। तो क्या आपको लगता है कि मोदी ने यादवों का वोट भी अपनी ओर आकर्षित किया? हाँ, 2014 में यादव इनोसेंट कौन भी खुश है तो आपका सारा काम करेगी। वो भड़क गई तो
आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक लाठी मार के इंजर्ड भी कर सकते हैं। तो दूसरे एपिसोड अच्छा, में एक चीज और ये है कि हाँ। अब थोड़ा चुनाव पे बात कर लेते हैं। हाँ करिए। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। हाँ, आप कितनी सीटें दे रहे हैं बीजेपी को? 5 से 15 सीट मैं भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूँ। और तो बड़ा कम है। मोदी नहीं कह रहे हैं कि 75 सीट जीतेंगे। नहीं, मोदी जी को ज्ञान नहीं है। अगर आप इतिहास का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जड़ चेतन की है गांठ यही, हम चाहिए भूल सुधारों की, ये शीतलता है शांतमयी जीवन के उष्ण विचारों की। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि 2014 में अखिलेश सरकार थी, मतलब समाजवादी सरकार, अखिलेश मुख्यमंत्री थे, तो इनको 80 में 5 सीट मिली, जबकि यादव रेजिमेंट और मुसलमान रेजिमेंट मुस्तैदी से था, लेकिन ओबीसी एससी और सवर्ण सब भाग गए भाजपा में, तो 5 पे लटक गए। और 19 में मायावती के साथ गठबंधन किया इन्होंने। गठबंधन किए तो ओबीसी की वो यादव की ओर तो मायावती ने ले लिया, लेकिन अपनी ओर नहीं ट्रांसफर कराया, इसलिए मायावती को 10 सीट मिल गई, इनको 5 मिली। और सवर्ण की हैसियत 10% है, केवल गाला बजाता है। तो अब ठाकुर भी इनके साथ निकल गया है, तो बनिया और ब्राह्मण और कुछ मिसलेनियस और से तो 516वीं सीट इनकी नहीं खुलेगी, और मायावती को 0 से 1 सीट मिलेगी। कांग्रेस वही गठबंधन में 65-68 में रहेगी, उसको हम फुटकर में नहीं बता। नहीं, कांग्रेस को कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में मिल सकती है? 17 सीटें हैं, तो 17 सीटें में मान के चलिए कि 12-14 सीटें उनको मिलेंगी, जो बड़ा अद्भुत परिवर्तन होगा। तो कांग्रेस को ऑल इंडिया कितनी सीटें मिल सकती हैं? 110 से 140। और भारत का अगर प्रधानमंत्री कौन होगा अगर गठबंधन सरकार बनती है? आपके जो है तो मल्लिका खड़गे अर्जुन वो बनेंगे। राहुल गांधी नहीं? राहुल गांधी बहुत त्यागी पुरुष हैं, उनको अपना खोया हुआ जमीर वापस लाना है, इसके बाद फिर तो उनकी बल्ले बल्ले होनी है। मतलब आपको ये लग रहा है कि बीजेपी सरकार जाने वाली है? बीजेपी सरकार ऑल ओवर यूपी जो है तो 5 से 15, ऑल ओवर इंडिया 85 से 120, और मेरे अलावा जो है तो किसी का एनालिसिस भारत में पास नहीं होगा। दूसरे नंबर पे प्रोफेसर योगेंद्र यादव, और जिस यादव को लोग बुड़का समझते हैं, बुलट सांड अहिर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अनपढ़ अहिर जो है तो आम जनता की उंगली करता है, पढ़ा लिखा अहिर ब्रह्मा को जेब में लेके चलता है। तो कुल मिला के आपको ये लग रहा है कि मोदी जी जाने वाले हैं? चले गए भाई, करही अनी तई नहीं भाई नाही, और ये जई है थोड़े दिन माही। इनको ब्रह्मा विष्णु महेश या पूरा विश्व लग जाए तो अब नहीं। हाँ, एक खुरापात कर सकते हैं ट्रम्प की तरह कि पैरासीटामॉल की तरह जो है तो जल्दी सांसद ना खाली करें, एक हमें खतरा लग रहा है। उसके लिए अब जो है तो कांग्रेस और विपक्षियों को बाहरी देशों से, मतलब लोकतांत्रिक देशों से इनको सहयोग मानना पड़ेगा, क्योंकि मोदी निगेटिव सोच के व्यक्ति हैं और कक्षाचार्य गुरुवाना पढ़े हैं और राहु से ग्रसित हैं। 7 साल तक इनको शासन करना चाहिए था। अगर 2022 में ये शौचालय से और झोला के बोरी से और पेट्रोल पंप से और जो है तो वैक्सीन से अपनी फोटो हटा करके अमित शाह मोदी जी अंडरग्राउंड हो जाते, और नितिन गडकरी को यदि ये प्रधानमंत्री बना देते तो भाजपा की ये दुर्गत नहीं होती। ये दुर्गत 2 मैन पार्टी, मतलब अमित शाह मोदी, रंगा बिल्ला पार्टी एंड गुजराती लालवी पार्टी, नो भाजपा। भाजपा फिनिश। लोग कहते हैं भाजपा का लोकतांत्रिक माहौल अब गड़बड़ हो गया है। खत्म इसलिए हो गया। राजनारायण जी को देख लीजिए, नितिन गडकरी 2 मैन पार्टी, रंगा बिल्ला पार्टी, गुजराती लालवी पार्टी, और आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, मामन ठाकुर की बकैती इसलिए खत्म हो गई कि उनको पेटी ठीका पे काम करना है तो करना है, नहीं मेन हेड तो। अच्छा, एक अंतिम सवाल। हाँ, कि 2014 से 24 10 साल, हाँ, 10 सालों में मोदी सरकार के कुछ ऐसे कारनामे आप बताइए जिसकी वजह से जनता इनसे नाराज। हाँ, पहला तो नोटबंदी, उसका इन्फेक्शन 5-7 साल बाद जनता को समझ में आया। जो सबसे घातक 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ, वो सबसे घातक घोटाला था। ये जो है तो मोदी सरकार का बैकडोर से लैटरी सिस्टम का घोटाला था। 1 लगाओ 10 पाओ, इससे मोदी सरकार की और शिक्षा लेदर हुई। और पीएमवाई केयर जो है कांग्रेस के रिज्यूम में बना था, लेकिन मोदी ने भ्रष्टाचार और धन लूटने के लिए देश के लिए पीएमवाई केयर बनाया। उसमें जो है तो राजनाथ सिंह और जो है तो आपको तो उसका क्या नाम, वित्त मंत्री सीतारमन निर्मला सीतारमन, और एक किसी को और बनाकर अमित शाह को बना करके पूरा पावर ले लिया। और इन्होंने कहा ना, वही खाता इसका नहीं बनेगा, जो मोदी कहें वही करें। तो 3 भ्रष्टाचार और महंगाई, बेरोजगारी, सर्विस और शिक्षा चिकित्सा पे, और 5 लाख जो है तो गरीबों का आयुष्मान
के लिए इन्होंने कार्ड बनाया था। कुछ पता चला है कुछ मृतकों को भी कार्ड बना दिए थे। हाँ, बना करके ये धन्ना सेठों को फायदा करा दिया और 57,000 करोड़ जो है तो किसान के बीमा फसल को किसानों को ना दे करके धन्ना सेठों का। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय राष्ट्र, जय समाज। तो ये थे डॉक्टर राघवेंद्र पारदर्शी जी जिन्होंने अपना समय दिया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपका आगे भी वीडियो आता रहेगा। थैंक यू सर। फिर मिलेंगे, नमस्कार।